हेलो एवरीवन। सो इस सीरीज की स्टार्टिंग के साथ हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम फैंशिंग होता है, जो कि ऑलरेडी 32 ईयर की होती है और एक ब्लाइंड डेट पे आती है। और वही उसका डेट 33 ईयर का होता है और उसे सजेस्ट करता है कि हमें जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए और डेटिंग में ज्यादा टाइम नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि अब वो इतने यंग नहीं रहे हैं। पर फैंशिंग यहाँ पे अभी शादी नहीं करना चाहती थी और डेटिंग एक्सपीरियंस एंजॉय करना चाहती थी। और वो उस बंदे से कहती है कि उसे डेटिंग टाइम वेस्ट नहीं लगता है, जिसपे वो बंदा उससे कहता है कि तुम मानो चाहे ना मानो पर तुम काफी ओल्ड हो गई हो और अब तुम एक लेफ्ट ओवर से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ जिसे किसी आदमी ने आज तक चुना ही नहीं। और क्योंकि फैंशिंग ये सारी चीजें पहली बार नहीं सुन रही होती है तो उसे इस बात का बुरा भी नहीं लगता और वो सोचने लगती है कि आखिर 30+ होते ही उसे सब लोग इस तरीके से क्यों जज करने लगे और क्यों सब उसे टॉन्ट करते रहते हैं और कहते हैं कि उसे जल्द से जल्द शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो उसके लिए ये होती है कि अब उसे उन लोगों की बात धीरे धीरे सच भी लगने लगी थी, पर उसे अभी भी कहीं ना कहीं यकीन होता है कि उसे अपनी लाइफ का लव जरूर मिलेगा। फिर इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंशिंग कुछ न्यू इंटर्न्स की इन्फॉर्मेशन एक एम्प्लॉय को देती है और इसमें एक यंग कॉलेज स्टूडेंट योंगसंग का नाम भी होता है। तभी फैंशिंग की फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि क्या वो आज भी ब्लाइंड डेट पे जाने वाली है, जिसपे फैंशिंग हाँ में रिप्लाई करती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारे मुंहफट भाई के पेट में कोई बात कहाँ पसती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि उसे पता चलता है कि उसके कुछ कलीग्स की शादी भी होने लगी है और ये बात जानने के बाद उसे काफी ज्यादा हर्ट फील होता है कि इकलौती वही है जो पीछे छूट गई है। और यहाँ पे वो कुछ एम्प्लॉयज की बात भी सुनती है जो कि उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो अभी भी सिंगल है और उनकी बातें सुनकर फैंशिंग थोड़ी दुखी भी होती है। इसके बाद हमें अमेजिंग डेकोरेशन कंपनी के एम्प्लॉय कोंगशॉ को दिखाया जाता है जिसके पास दूसरी कंपनी की एम्प्लॉय सूली का कॉल आता है जो कि उनकी कंपनी की क्लाइंट होती है और इन दोनों कंपनी के बीच में जल्द ही एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था। पर सूली यहाँ पे उसे बताती है कि आज उसके बॉस लूमिंग का मूड काफी ज्यादा खराब है क्योंकि सुबह से उनका डॉग गुम गया है और ऊपर से तुम लोगों ने जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस चाहे हैं उसको लेकर भी उनका दिमाग खराब है और शायद तक वो ये कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर दे। तो अगर तुम उनके गुस्से का सामना नहीं करना चाहती हो तो जल्दी से किसी इंटर्न को यहाँ पे भेज दो। फिर हमें चोंग को दिखाया जाता है जो कि अमेजिंग डेकोरेशन का एक एम्प्लॉय होता है और उसे यहाँ पे एक कुत्ता घूमता हुआ मिलता है और फिर वो सभी से पूछता है कि आखिर ये डॉग किसका है, क्योंकि अगर मिस फैंशिंग ने इसे यहाँ पे देख लिया तो वो फाइन लगा देंगी। तो तभी फैंशिंग वहाँ पे आती है और उसे बताती है कि ये डॉग उसी ने अंदर लाया और उसने फाइन भी पे कर दिया है और उसे ये डॉग रोड पे अकेला मिल गया था और इसलिए वो इसे यहाँ पे ले आई। तभी वहाँ पे चोंगसो आके उसे सारी कंडीशन बताती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस इशू को हैंडल करने के लिए न्यू इंटर्न योंगसुआ को उस कंपनी में भेज दे। जिसके बाद फैंशिंग योंगसुआ का नाम लेती है पर वो वहाँ पे नहीं होता है। और इसके बाद हमें हमारे मेन लीड एक्टर योंगसुआ को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रोफेसर यांग से मिलने के लिए जाता है और यांग हमारी मेन लीड एक्ट्रेस फैंशिंग का भाई होता है और उसी ने फैंशिंग से रिक्वेस्ट की थी कि वो योंगसुआ को अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने दे और एज अ मैनेजर उसकी देखभाल करे। और साथ ही वो योंगसुआ को बताता है कि फैंशिंग काम को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये जाने के बाद योंगसुआ कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता है कि आप दोनों भाई बहन होने के बावजूद भी इतनी डिफरेंट पर्सनालिटी के कैसे हो सकते हो। और कहता है कि अगर मुझे पता होता है कि आपकी बहन इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और मुझे एक किंडरगार्टन के बच्चे की तरह ट्रीट करेगी तो मैं वहाँ पे इंटर्नशिप करता ही नहीं। जिसपे उसका प्रोफेसर यांग उसे बताते हैं कि आज उसका मूड काफी अच्छा है तो तुम बच सकते हो क्योंकि आज उसे उसकी जिंदगी का पहला प्यार मिल गया है। और इसी के साथ वो उसे बताते हैं कि फैंशिंग ने आज से 10 साल पहले अपने एक कॉलेज क्लासमेट के साथ प्रॉमिस किया था कि अगर वो लोग 10 साल बाद भी सिंगल रहे तो वो एक दूसरे को डेट करेंगे। अपने प्रोफेसर की इस बात पे योंगसुआ को बिलीव नहीं होता है क्योंकि आज के टाइम में ये सब कुछ कौन करता है। जिसपे यांग कहता है कि मुझे भी इस बात पे यकीन नहीं होता अगर वो मेरी बहन ना होती क्योंकि मुझे पता है कि वो कितनी वियर्ड है। ये सब जानने के बाद योंगसुआ को ये सब जोक लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम मिनमिन होता है जो कि मिस्टर लूमिंग की नाइसी होती है और वो एक डांस स्टूडियो चलाती है और योंगसुआ उससे मिलने के लिए वहाँ पे आता है और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे वो मिनमिन के साथ डांस भी करता है। यहाँ दूसरी ओर फैंशिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी नाराज होती है कि योंगसुआ अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा है और फिर वो योंगसुआ के इंचार्ज चोंग से जाके उसके बारे में पूछती है जिसपे चोंग उसे बताता है कि वो लड़का टैलेंटेड तो बहुत है पर वो अपनी ही मनमानी करता है और उसे हैंडल करना उसके बस की बात नहीं है। और ये जानने के बाद फैंशिंग उसे खुद ही हैंडल करने का डिसाइड करती है और वो योंगसुआ को कॉल करके तुरंत ऑफिस आने के लिए कहती है। पर योंगसुआ उसे डायरेक्टली कह देता है कि क्लाइंट की उसे ज्यादा जरूरत है तो वो डायरेक्टली साइट पे जा रहा है उससे मिलने के लिए और ये कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। इससे फैंशिंग काफी ज्यादा नाराज होती है और वो सोचती है कि अगर उसने अपने भाई से प्रॉमिस नहीं किया होता इस लड़के को संभालने का तो उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है। और इसके बाद वो भी सीधा साइट पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो क्लाइंट उसे अरेंजमेंट्स
को लेके काफी ज्यादा नाराज होती है और फेंगशिंग पे चिल्ला रही होती है। तभी योंगसुआ मजाक में वो सारी डेकोरेशन खराब करने लगता है, जिसपे वो क्लाइंट और ज्यादा नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। तो फेंगशिंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है और उनके सामने झुककर उनसे माफी मांगती है, जिसकी वजह से उसके बैक में स्ट्रेन आ जाता है और वो योंगसुआ से हेल्प करने के लिए कहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि योंगसुआ फेंगशिंग के बैक को मसाज कर रहा होता है और उसे कहता है कि आखिर उसे 90 डिग्री झुकने की क्या जरूरत थी, जिसपे फेंगशिंग उसे समझाती है कि हमें हमेशा दिल से माफी मांगनी चाहिए, जिसपे योंगसुआ कहता है कि ये सब काफी ओल्ड फैशन है। पर फेंगशिंग उसकी ये बात अच्छे से नहीं सुन पाती है और उससे दोबारा से कहने के लिए कहती है। तो योंगसुआ बात को डाइवर्ट करने के लिए उससे कहता है कि आज तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, और ये सुन के फेंगशिंग काफी खुश होती है। फिर थोड़ी देर बाद ही योंगसुआ यहाँ पे फेंगशिंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिसके बाद वो अनकंफर्टेबल होकर उसे मसाज करना बंद कर देता है और फेंगशिंग के पूछने पर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई मसाजर नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद फेंगशिंग मन में सोचती है कि अगर ये इतना हैंडसम नहीं होता तो मैं इसका मुंह तोड़ देती। फिर इतने में ही दिखाया जाता है कि वो क्लाइंट वापस आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये कंपनी काफी ज्यादा अच्छी है। पर तभी उसकी नजर फेंगशिंग पे पड़ती है और उसे याद आता है कि ये उसके कॉलेज की फ्रेंड है, और फेंगशिंग भी ये देख के काफी सरप्राइज होती है कि वो उसके कॉलेज का फ्रेंड ली है। यहाँ पे ली उसे देख के काफी खुश होता है और उसे हक कर लेता है, पर फेंगशिंग यहाँ पे काफी शॉक्ड होती है और उसे याद आता है कि कैसे उसके कॉलेज के समय में ली उसके पीछे पड़ा हुआ था और उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था, जबकि फेंगशिंग का कोई भी फ्रेंड नहीं होता है और वो ली से भी फ्रेंडशिप करने में डर रही थी। पर फिर वो धीरे धीरे करके फ्रेंड्स बन जाते हैं और साथ में काफी खुश होते हैं। पर ली को फिर पहाड़ पढ़ने के लिए जाना पड़ता है और वो फेंगशिंग से प्रॉमिस लेके जाता है कि अगर वो अगले 10 साल तक किसी को डेट नहीं करे तो वो मिलने के बाद एक दूसरे को ही डेट करेंगे। बैक टू प्रेजेंट फेंगशिंग ली को उसकी फियांसे के साथ देख के काफी दुखी हो जाती है और इसके बाद वो दोनों साथ में बैठ के कुछ बातें करते हैं और ली ये जान के हंसता है कि उसके क्लास बैच में से इकलौती वही बची है जो अब तक सिंगल है। तभी दूसरी ओर में योंगसुआ को दिखाया जाता है, जहाँ पे ली की फियांसे उससे कहती है कि मैं तुम लोगों के बारे में कंप्लेन करूंगी, भले ही तुम्हारी डायरेक्टर मेरे फियांसे ली की फ्रेंड है, पर फिर भी मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगी। और ली का नाम सुनने के बाद योंगसुआ समझ जाता है कि ये वही ली है जिसका 10 साल से फेंगशिंग इंतजार कर रही थी और जिसके बारे में उसके प्रोफेसर ने उसे आज सुबह ही बताया था, और वो फेंगशिंग को देखकर बुरा फील करता है। तभी ली यहाँ पे फेंगशिंग को अपना वेडिंग कार्ड देता है और उसे कहता है कि 10 साल पुराने प्रॉमिस पे कौन यकीन करता है, वो सब हमारा बचपना था। जिसके बाद फेंगशिंग उसके लिए खुश होती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और ली उसे कोई अच्छा बंदा ढूंढ कर जल्दी से सेटल होने के लिए कहता है। जिसके बाद फेंगशिंग सोचती है कि उसने आज तक ली की बात पे बिलीव किया था और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि शायद ली उसके लिए एक बेटर पर्सन है और उसकी लव स्टोरी सबसे ब्यूटीफुल और रोमांटिक है, एकदम मंगा स्टोरी जैसे। पर वो तो शुरू से ही गलत थी और उसे फाइनली डंप कर दिया गया और अब उसे स्टोरी की साइड हीरोइन जैसे फील हो रहा था। और यहाँ पे ली उसे अपनी होने वाली वाइफ की ब्राइडमेड बनने के लिए कहता है, जिसके लिए फेंगशिंग तुरंत मान जाती है। और ये सब कुछ दूर से बैठा योंगसुआ देख रहा होता है और उसे फेंगशिंग की फिक्र होती है और इसलिए वो उसके पीछे जाता है। और जब वो कैब में बैठने ही वाली होती है तो योंगसुआ वहाँ पहुंचकर उसे रोकता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और फेंगशिंग हंस के बोलती है कि मैं भला क्यों ठीक नहीं होंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फेंगशिंग वहाँ से गुजर रही होती है और पास ही में वहाँ पे वेडिंग फोटोशूट हो रहा होता है और उसे देखकर वो मन में ही सोचती है कि वो किसी सूटेबल बंदे को ढूंढकर उसके साथ सेटल नहीं होने वाली। और तो क्या हुआ कि वो 32 ईयर्स की है तो उसे अभी भी पूरा यकीन है कि उसका सच्चा प्यार उसकी जिंदगी में जरूर आएगा। ये सब सोच के वो खुद को एनकरेज कर ही रही होती है कि तभी अचानक से ऊपर से उसके ऊपर पानी गिर जाता है और वो इससे काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें मिस्टर लूमिंग को दिखाया जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए फेंगशिंग के आने का वेट कर रहे होते हैं। और फिर फाइनली वहाँ पे फेंगशिंग पहुंचती है और उसके लेट आने पर वो उस पे चिल्लाने लगते हैं। वो यहाँ पे उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हें कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसने बना दिया, तो मेरे अंदर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और उससे कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी कंपनी के साथ और डील नहीं करना चाहता हूँ और ये कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दूंगा और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। पर ये सुनते ही फेंगशिंग काफी इमोशनल हो जाती है और फूट फूट कर वहाँ पे रोने लगती है क्योंकि आज पूरे दिन में उसके साथ एक भी अच्छी चीज नहीं हुई होती है और ये सब वो अब सहन नहीं कर पा रही थी। ये देखकर मिस्टर लूमिंग काफी ज्यादा डर जाते हैं और फेंगशिंग से कहते हैं कि तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो, जिसपे फेंगशिंग कुछ भी नहीं कहती है और रोती जाती है। जिसपे मिस्टर लूमिंग भी क्योंकि काफी अच्छे इंसान होते हैं तो वो अपनी सेक्रेटरी से कुछ कपड़े लाने के लिए कहते हैं फेंगशिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने भी नोटिस किया था कि उसके पूरे कपड़े भीगे हुए हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कंपनी के बाहर बैठी होती है और तभी वहाँ पे योंगसुआ आता है उसे लेने के लिए। और इसी के साथ अब सीन कट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेंगशिंग को योंगसुआ के सपने आ रहे होते हैं जिसमें वो दोनों काफी करीब होते हैं और ये सपना देखकर वो चिल्लाते हुए उठ जाती है और वो डर जाती है सोच के कि आखिर उसे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं और क्या उसके दिल में योंगसुआ के लिए कोई फीलिंग्स आ गई हैं। पर तभी उसे रियलाइजेशन हिट करता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था और कैसे वो कल रात इमोशनल होके योंगसुआ के साथ एक बार में बैठ के ड्रिंक कर रही थी और यहाँ पे वो ड्रंक होके
अपने फ्रेंड ली के बारे में सब कुछ उसके साथ शेयर करती है कि कैसे वो दोनों फ्रेंड्स बने और फिर अलग हुए और कैसे वो उसे डेट करना चाहती थी पर अब उसकी शादी हो रही है और वो ये सब कुछ उसके काफी क्लोज होके बता रही होती है और वो उसे कहती है कि वो अब भी ली के लिए काफी ज्यादा खुश है पर अब वो भी अपनी जिंदगी में अकेला नहीं रहना चाहती और किसी को डेट करना चाहती है, जिसपे योंगसो को उसके लिए बुरा फील होता है और वो उसके सर पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि जल्द ही तुम्हें कोई ना कोई डेट जरूर करेगा। पर तभी फैंगशिंग उसकी तरफ देखती है जिसपे योंगसो उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो फैंगशिंग यहाँ पे मुस्कुराकर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे। और बैक टू प्रेजेंट फैंगशिंग ये याद करके काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। तभी उसका भाई यांग उसे ब्रेकफास्ट पे बुलाने के लिए आता है, जिसे देखकर वो और इरिटेट हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं उससे मिली, पर वो उसकी बात नहीं समझ पाता है और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।